you are watching a YouTube channel that is Physics Fiction of Minds. This is the platform where we discuss the physics of a 12th board. Okay. So friends, currently we are dealing with a chapter that is mechanical properties of a fluid that we also call as a fluid mechanics, right? So हाइड्रोस्टैटिक हो गया, सरफेस टेंशन हो गया और अभी जो है हम वो हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं. एंड वी नो दैट हाइड्रोडायनेमिक्स मीन्स नथिंग बट द study of moving fluid, right? So in hydrodynamics we have seen all the basic terms regarding hydrodynamics. Types of flows हमने देखे, उसके बाद एक लिक्विड जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करती है दैट इज विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी हमने देखी. उसके बाद स्टोक्स लॉ हमने देखा, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा और अब जो हमें देखना है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. मार्क कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ओके, this is very important equation as far as your exam is concerned because in the previous syllabus ये जो है हाइड्रोडायनेमिक्स हाइड्रोस्टैटिक ये तो 12th में था ही नहीं, 11th में था बट इसका प्रूफ नहीं था. तो इस अपडेटेड सिलेबस में आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो 12th के टेक्स्ट बुक में दिया है एंड एट द सेम टाइम इसका प्रूफ भी आपको दिया है. सो एज ये पहली बार आया है तो पॉसिबिलिटी है कि ये एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, सो नाउ विल सी द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, सो फ्रेंड्स ये एक हमारी कॉमन स्ट्रैटेजी है कि जब भी कोई टॉपिक या फिर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सिंपल एक्टिविटी से उस कॉन्सेप्ट को समझ के लेते हैं, राइट? वो कॉन्सेप्ट अगर हमें हमारे आसपास की एक्टिविटी से समझ में आ गया फिर उसके बाद हम उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं और एट द एंड हम उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं. यही हमारी स्ट्रैटेजी है हर कॉन्सेप्ट के लिए, राइट? तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे. सबसे पहले हम एक सिंपल मतलब हमारे आसपास की कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एक एक्टिविटी करके इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझ के लेंगे. उसके बाद उसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट या फिर लॉ जो भी है वो देखेंगे, उसका मीनिंग समझ के लेंगे और एट द एंड जो है मैथमेटिकल डेरिवेशन जस्ट 3 to 4 स्टेप्स में हम प्रूफ कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, सो पहले क्या करते हैं, हम एक सिंपल सी एक्टिविटी जो कि हमारे घर में ही हम रोज यूज करते हैं उस सिंपल सी एक्टिविटी से पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब क्या है समझ के लेते हैं. ठीक है, सो सपोज क्या है, आपके घर पे टैप होता है, राइट? सो सपोज एक टैप है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से. सो सपोज दिस इज टैप. ओके, और ये इसका कॉक. अब आपने क्या किया, फिर से आपने क्या किया, यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट कर दिया जो कि ट्रांसपेरेंट है, लाइक दिस इज लाइक दिस. ओके, सो एक टैप है और उस टैप में क्या किया है, हमने एक वाटर पाइप कनेक्ट कर दिया जो कि ट्रांसपेरेंट है, लाइक दिस. ओके, अब क्या होगा, हर एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत आसान है. ठीक है, सो सबसे पहले ये सिंपल सी एक्टिविटी आप समझ के लो. ठीक है, देखो, सो हमने क्या किया, इस टैप को ये पाइप कनेक्ट कर दिया. अब जब आप टैप ओपन करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से जो है इस तरह से वाटर निकलेगा और ये क्या होगा, इस तरह से फ्लो होगा. बिकॉज हम हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है, मूविंग फ्लूइड की स्टडी करना है, राइट? इस तरह से. ठीक है, सो इस तरह से ये वाटर फ्लो होगा. ठीक है, अब सपोज मैंने क्या किया, इस पाइप को, ये जो ट्रांसपेरेंट पाइप है इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया. अब आपको एक चीज पता है कि आपका पाइप कुछ इस तरह से होगा, राइट? अब ये जो चौक है सिलेंड्रिकल शेप का, इसको ही आप थोड़ा जूम करके इमेजिन कर लो जो पाइप का एक स्ट्रक्चर होगा. बस डिफरेंस ये है कि पाइप जो है वो अंदर से हॉलो होगा, ये अंदर से भरा हुआ है, दैट रिजिड है. ठीक है, सो देखो, अब अगर ये अगर पाइप है, ये अगर हमारा पाइप है तो इसको अगर मैंने कट कर दिया तो एक ये जो सर्कुलर शेप हमें मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया. कुछ इस तरह से मिलेगा हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो यहाँ से क्या किया, मैंने पाइप को कट कर दिया. ठीक है, अग्रीड. यहाँ से पाइप को कट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा इस तरह से. और अब क्या है, पाइप यहाँ से कट हो गया तो क्या होगा, ये वाटर आगे कंटिन्यू ना होके क्या होगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, इस तरह से नीचे गिरेगा. ये तो हम सिंपली इमेजिन भी कर सकते हैं, ये परफॉर्म करके देखने की भी जरूरत नहीं है, राइट? अब सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे कंटेनर रख दिया, यहाँ पे एक कंटेनर रख दिया
और यहाँ से गिरने वाला वाटर जो है अब क्या होगा, इस कंटेनर में कलेक्ट होगा। अंडरस्टूड। और सपोज मैंने टाइम लगाया और मैंने देखा कि 1 मिनट में सपोज ये कंटेनर में 10 लीटर जो वाटर है वो कलेक्ट हो गया। ये समझ में आया? मतलब इस एक्टिविटी से हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जैसे ही टैप ओपन किया, जैसे ही ये पाइप में एक बार वाटर कलेक्ट हो गया, अब ये जो वाटर मूव हो रहा है तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इसको हम A1 कह देते हैं। सो ये एक पॉइंट लिया मैंने पाइप का, यहाँ से कट किया। सो मुझे ये समझ में आया कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब जो वाटर आ रहा है वो कितना है, 1 मिनट में 10 लीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब ये जो पाइप हमने यहाँ से कट किया था, सपोज हमने इसको फिर से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मतलब वाटर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, और सपोज अब क्या किया हमने, पाइप को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। सो यहाँ पे भी जब हम पाइप को कट करेंगे कुछ इस तरह से फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज है A2। अब अगर पाइप यहाँ से कट किया हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वाटर जो है वो यहाँ से ऐसे लीक होगा। ठीक है ना, ये वाटर आगे कंटिन्यू ना होकर यहाँ से लीक होगा क्योंकि यहाँ से हमने पाइप को डिस्कनेक्ट कर दिया। ये भी समझ में आ गया? अब सपोज ये वाटर कलेक्ट करने के लिए हमने फिर से क्या किया, एक कंटेनर रख दिया नीचे जिसमें ये लीक हुआ हुआ वाटर जो है वो कलेक्ट हो रहा है। अंडरस्टूड। और फिर से हमने क्या किया, जैसे ही हमने कंटेनर रखा, जैसे ही वाटर कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ, हमने टाइमर लगा दिया और हमने फिर से चेक किया कि 1 मिनट में कितना वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो हमें दिखा कि फिर से 1 मिनट में यहाँ पे कितना वाटर कलेक्ट हो रहा है, 10 लीटर। राइट, इसका मतलब क्या? ठीक है, हम जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हमें इस वाटर टैप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तो जैसे एक सोर्स था जिससे फ्लूइड हमें मिल रहा था। ठीक है ना, अब ये जो हमारा पाइप है इसमें ही हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टडी करना है। ठीक है, इससे ही तो देखो हमें इसमें से क्या चीज समझ में आती है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितना वाटर, एक चीज आपको समझ में आई कि अगर यहाँ पे इस कंटेनर में, यहाँ से कट करने के बाद इस कंटेनर में अगर 1 मिनट में 10 लीटर वाटर कलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मुझे जस्ट चेक करना था कि पाइप के इस पॉइंट के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना वाटर आगे एंटर हो रहा है। आगे एंटर हो रहा है मतलब आगे जा रहा है, तो उसके लिए मैंने ये वाटर यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। सो आई गॉट टू नो द वाटर दैट इज एंटरिंग, the water that is entering through this cross sectional area A1 is 10 liter in 1 minute। मतलब कितना water enter हुआ, water entered through A1, water entered through cross sectional area A1, what is that, it is 10 liter in how much minute, in 1 minute। Understood। और अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये पानी बाहर जा रहा है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन में से जितना पानी एंटर हुआ उतना ही पानी इस क्रॉस सेक्शन में से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। मीन्स आई कैन से वाटर लीव्ड और वाटर लेफ्ट थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। ठीक है, मतलब क्या, जितना पानी इस क्रॉस सेक्शन में से एंटर हुआ, एक टैप है, टैप ओपन किया, एक जस्ट सोर्स है जिससे हमें फ्लूइड मिला जो कि मोशन में है। ठीक है, सो जितना पानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से एंटर हुआ 5 लीटर इन 1 मिनट, उतना ही पानी क्या हुआ, इस क्रॉस सेक्शन एरिया A2 में से बाहर पड़ा। मतलब जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है। inside the pipe I'm talking about। okay, so inside this pipe जितना पानी एंटर हुआ, ये पाइप ठीक है ना, हम इतना ही टुकड़ा कंसिडर करते हैं, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज हमारा पाइप अभी इतना ही है, ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब यहाँ से जितना पानी एंटर हो रहा है 1 मिनट में उतना ही पानी 1 मिनट में यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। यहाँ पे 1 मिनट में 10 लीटर पानी एंटर हुआ, यहाँ से 1 मिनट में 10 लीटर पानी बाहर गया। मतलब the amount of water that is entering this pipe
is same as that of amount of water that is leaving this pipe, and this is called as a equation of continuity. अगर ये चीज आपको समझ में आ चुकी है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, क्योंकि हमें जो है, मैंने पहले ही कहा, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें 360 डिग्री के एंगल से सोचना है, ठीक है ना। ये पूरे 360 डिग्री के एंगल से हमें हर कॉन्सिक्वेंस स्टडी करना है। अगर ऐसा ना होता, दैट अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एंटरिंग इज सेम एज दैट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज लिविंग, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। सपोज यहाँ से जो वाटर एंटर हुआ ये कितना है, ये कितना है, ये अब हम इरेज कर देते हैं। यहाँ से 1 मिनट में 10 लीटर वाटर एंटर हुआ इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 मिनट में क्या हुआ, 10 लीटर वाटर बाहर पड़ा, राइट। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर ये आपको समझ में आ गया तो यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, दैट अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इज नॉट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर लीविंग, तो क्या होगा। अगर नॉट इक्वल्स टू वाली केस है तो क्या होगा, देखो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 1 मिनट में 10 लीटर वाटर एंटर हो रहा है, और सपोज यहाँ पे 1 मिनट में 7 लीटर ऑफ वाटर बाहर पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। हम ये कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं कि अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होता है। तो यहाँ पे सपोज 1 लीटर में 10 लीटर वाटर एंटर हुआ, यहाँ से 1 मिनट में अब सिर्फ 7 लीटर वाटर बाहर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 लीटर का जो वाटर है, 7 + 3 10, तो बचा हुआ 3 लीटर का जो वाटर है वो क्या है, इस पाइप के अंदर ही है ना। अगर 3 लीटर वाटर इस पाइप के अंदर रहेगा तो ये पाइप क्या हो जाएगा, ऐसे स्वेल हो जाएगा। और अगर पाइप स्वेल होता है तो क्या होगा, एक पॉइंट पे वो पाइप क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ऐसे फूट जाएगा। बट ऐसा होता है क्या, वाटर पाइप जो है वो कभी फूटता नहीं है। क्यों, क्योंकि जितना वाटर उसमें से एंटर होगा उतना ही वाटर क्या होगा, दूसरे क्रॉस सेक्शन में से बाहर पड़ेगा। फिर वो ये पाइप आर्बिट्ररी शेप का रहा तो भी, मतलब ये पाइप ऐसा अगर है, यहाँ से ब्रॉड है और यहाँ से ऐसा नैरो है, तो भी सेम चीज अप्लीकेबल है। ये एरिया A1 लेते हैं, ये एरिया A2 लेते हैं, मतलब जितना पानी यहाँ से अंदर गया उतना ही पानी या फिर जो भी फ्लूइड है वो यहाँ से बाहर पड़ा। और इन द सेम टाइम इंटरवल ऑफ 1 मिनट, ये ऑल्सो 1 मिनट, amount of water is 10 liter entering, amount of water is 10 liter leaving. This is called equation of continuity. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा या नहीं पता नहीं, बट होना चाहिए। वो कौन सा, कि ठीक है यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो थोड़ा ब्रॉड है, तो यहाँ से 1 मिनट में 10 लीटर वाटर एंटर हुआ, बट यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो तो नैरो है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया नैरो है तो सेम टाइम इंटरवल में यहाँ पे 10 लीटर वाटर बाहर कैसे पड़ेगा, यहाँ तो कम होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है। छोटा होने की वजह से थोड़ा कम पानी जाएगा ना बाहर सेम टाइम इंटरवल में, तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कुछ 7 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल लीव थ्रू दिस पाइप। और ऐसा क्यों, दो द क्रॉस सेक्शन इज नैरोअर and here though the cross section is broader, still the same amount of water enters the pipe and same amount of water leaves the pipe. Why this has happened? So इसका आंसर मैं आपको एंड में बताऊंगी, इस लेक्चर के एंड में, ठीक है। सो इसको मिस्ट्री बनाए रखते हैं, क्योंकि हम हर लेक्चर में ऐसे ही कुछ करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर हम अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सिंपल सा स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या होगा, मास अमाउंट ऑफ, और वी कैन से अमाउंट ऑफ वाटर बोलने से अच्छा लिक्विड है, फ्लूइड है, उसको वो मैटर है, उसको मास है। सो वी कैन से मास एंटरिंग, क्योंकि जितने अमाउंट का वाटर एंटर हुआ है 10 लीटर, उसका एक पर्टिकुलर मास ही है और दोनों मासेस सेम है। सो मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज 1 मिनट। मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू मास लीविंग
per unit time. And this is the simple statement of equation of continuity, but provided that, this is important, provided that flow of liquid या फिर fluid should be steady. So ये जो flow है ये steady होना चाहिए, and fluid, जो भी fluid या फिर जो भी liquid आपने लिया है, इस केस में it should be, that liquid should be incompressible. These two conditions must be satisfied, then and then only the equation of continuity is applicable here. So ये चीज तो आपको समझ में आ गई, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुका है, सिंपल सी एक्टिविटी है, घर पे करके देखो. बट इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो फ्लो है, ये पाइप में से जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो स्टेडी होना चाहिए, और दूसरी है वो फ्लूइड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए. ये दो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए. अगर अब फ्लूइड जो है आपका वो अगर इनकॉम्प्रेसिबल है, इसका मतलब क्या है, थ्रू आउट द मोशन उसकी जो डेंसिटी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट, बिकॉज वो प्रेस नहीं हो रहा है. अगर वो प्रेस नहीं हो रहा है, इनकॉम्प्रेसिबल है मतलब वो प्रेस नहीं हो रहा है, अगर वो प्रेस नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. और डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम. मास तो कांस्टेंट है, स्केलर है, ये तो बदलता ही नहीं है. अगर ये इनकॉम्प्रेसिबल है मतलब कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो डेंसिटी नहीं बदलेगी, मतलब डेंसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट. समझ में आया. और दूसरा है फ्लो शुड बी स्टेडी. अब स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है वो देखो. स्टेडी फ्लो का मतलब ये होता है, ये अगर पाइप है जिसमें से इस तरह से ये फ्लूइड मूव हो रहा है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव होगा. तो सपोज इस पॉइंट पे वेलोसिटी सपोज है 1 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड. ये आपने देखा 1 सेकेंड पे या फिर 1 मिनट पे. अब आप क्या करो, 10 मिनट बाद आओ या फिर 15 मिनट बाद आओ, 20 मिनट बाद आओ. 20 मिनट बाद भी जब आप आओगे तो आपको ये पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी ही मिलेगी, ये पॉइंट पे इतनी ही मिलेगी, ये पॉइंट पे इतनी ही मिलेगी. ठीक है. अगर ये केस है वेयर वेलोसिटी at given particular point is not changing with respect to time, then that flow is called as a steady flow. समझ में आया. सो ये दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है फॉर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. सो ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हमारे लोकल लैंग्वेज में और सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू. और वो एक्टिविटी भी हमने बहुत दूर तक जाके नहीं तो हमारे पास की ही चीज यूज करके किया, दैट इज वाटर टैप एंड अ पाइप. ओके. सो द स्टेटमेंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग द pipe is equals to the amount of water leaving the pipe. That means mass per unit time, mass entering per unit time equals to mass leaving per unit time, but provided that flow should be steady. And the next is the fluid which is flowing should be incompressible in nature. Okay. So ये था equation of continuity का explanation हमारे simple local language में. अब क्या करते हैं, तो equation लिखा है सामने, right? अगर इक्वेशन है तो थोड़ा सा मैथ्स भी यूज करना पड़ेगा, है ना. तो अब क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो डिराइव करते हैं. ठीक है. सो व्हाटएवर कॉन्सेप्ट्स वी हैव एक्सप्लेन राइट नाउ, जस्ट अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स हियर. ओके. टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. सो यहाँ पे हमने जो अब ये पाइप लिया है ये आर्बिट्ररी शेप का है, मतलब इरेगुलर शेप का है. मैंने पहले ही क्लियर किया है कि आपका शेप रेगुलर रहो या इरेगुलर रहो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों के लिए अप्लीकेबल है. ठीक है. सो यहाँ से अब देखो ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है. ठीक है. तो सपोज यहाँ से जो है आपका लिक्विड एंटर हुआ. ठीक है. तो जैसे हमने एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया था, इसका सपोज हमने ये क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया A1. ठीक है. अब आपकी बुक में जो है यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन दी है, बट अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं तो हमें पता है 3D में अगर पाइप को कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे ही बनने वाला है. ठीक है. सो स्ट्रेट लाइन की जगह पे मैंने इस तरह से एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिनोट किया. ठीक है. अब देखो सपोज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये लिक्विड जो है, ये फ्लूइड जो है यहाँ से एंटर हुआ पाइप में, तो एक उसका पर्टिकुलर कॉलम होगा ना. लिक्विड यहाँ पे एंटर हुआ तो ये इतना ही थोड़ी होगा,
ये लिक्विड जब एंटर हुआ तो उसका दूसरा एंड यहाँ तक जा पहुंचेगा, ये चीज क्लियर है। सो सपोज ये इतना लिक्विड जो है वो एंटर हुआ, इस पॉइंट को हम ए कहते हैं, इस पॉइंट को हम बी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कंसिडर कर लिए कि जब ये लिक्विड यहाँ से एंटर हुआ उसका दूसरा एंड जो है लिक्विड का वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या हुआ, बाहर पड़ गया। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, द अमाउंट ऑफ लिक्विड और द मास ऑफ लिक्विड entering this tube through this point A is equals to amount of or mass of liquid leaving this tube through this point B. This is a simple equation of continuity. Okay. अब देखो ये फ्लूइड जो है आपका ये मोशन में है, तो ये इतना कॉलम हमने दिखाया कि जब यहाँ से फ्लूइड एंटर हुआ तो उसका फर्स्ट एंड अगर यहाँ है तो उसका दूसरा एंड यहाँ पे है। अब ये फ्लूइड तो कंटिन्यूअसली मोशन में है क्योंकि ये मूव हो रहा है, हम हाइड्रोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑफ टाइम ये फ्लूइड क्या होगा, आगे जाएगा। जैसे ही फ्लूइड आगे जाएगा ये एंड यहाँ पहुंचेगा तो ये एंड यहाँ जा पहुंचेगा। समझ में आ रहा है। सो जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब क्या होगा, ये क्रॉस ये जो है यहाँ का फ्लूइड यहाँ पहुंचेगा, तो ये कॉलम था हमारा, मतलब ये फ्लूइड मूव हो रहा है, तो ये जो है अब ये कॉलम कुछ इस तरह से रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जब ये यहाँ का फ्लूइड जो एंटर हुआ यहाँ पे जा पहुंचा तो क्या हुआ, इसे हम कहते हैं E, दिस इज F, दिस इज G, दिस इज H, ठीक है। सो यहाँ से फ्लूइड एंटर हुआ, ओके, यहाँ तक उसका कॉलम है। अब ये फ्लूइड मूव हो रहा है तो यहाँ का जब यहाँ जा पहुंचा तो ये भी आगे बढ़ेगा क्यों मोशन में है। सो सपोज ये यहाँ पे है लाइक दिस। अब आप बोलो कि यहाँ का डिस्टेंस कम क्यों बताया, ये क्यों ज़्यादा बताया, तो यहाँ पे जो एंड है वो तो नैरो हो गया ना, एंड नैरो होगा तो ऑब्वियसली यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा सा ऐसे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। सो लेट दिस बी P Q R S, ठीक है। सो ये सिंपल सी डायग्राम है जो टेक्स्ट बुक में दी है, सिर्फ यहाँ पे जो मैंने ये क्रॉस सेक्शंस बताए वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस दी हुई है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। सो देखो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये एंड से पाइप के इस एंड से फ्लूइड एंटर हुआ, पॉइंट ए पे फ्लूइड एंटर हुआ तो पॉइंट बी पे वो फ्लूइड बाहर पड़ गया। तो जैसे ये एंटर हुआ ये सामने गया तो ये क्या है, ये ऐसा था वो ऐसा हो गया, सो ये यहाँ का फ्लूइड बाहर पड़ गया, ठीक है। सो पॉइंट ए से वो एंटर हुआ, पॉइंट बी से वो बाहर पड़ गया। अब यहाँ की जो वेलोसिटी है जिसके साथ वो मूव हुआ वो हम v1 लेते हैं, और यहाँ की जो वेलोसिटी है जिसके साथ वो बाहर पड़ा वो हम v2 लेते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉडर एंड है, ये नैरोअर एंड है, ठीक है। जब एंड जो है वो नैरो होता है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया नैरो होता है तो फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाती है, और जब ब्रॉड होता है तो फ्लूइड की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती है। ये क्यों होता है ये भी मिस्टेक रखो, एंड में आपको बताऊंगी, ठीक है। सो देखो इस तरह से ये इतना समझ में आ गया। सो सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम इंटरवल है वो हम कंसिडर करते हैं डेल्टा टी, ये यहाँ से यहाँ तक का, और उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक जा पहुँचा तो ये भी कितना है डेल्टा टी, बिकॉज हमने देखा मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू मास लिविंग पर यूनिट टाइम। एक मिनट में ही तो 10 लीटर वाटर एंटर और बाहर पड़ा था, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई की हमने, ठीक है। सो ये हो गया सिंपल सी हमारी डायग्राम, ठीक है। अब अपना जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यूज करो। व्हाट इज दैट, मास एंटरिंग और अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट टाइम ये वर्ड जो है ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट एक चीज ध्यान में रखो कि एंटरिंग का और लिविंग का जो टाइम है वो मतलब जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाहर पड़ेगा। सो हमने देखा था 1 मिनट जो टाइम था वो सेम था। सो पर यूनिट टाइम थ्रू पॉइंट ए, कहाँ से एंटर हुआ फ्लूइड, थ्रू पॉइंट ए इज इक्वल्स टू व्हाट, मास लीविंग पर यूनिट टाइम कहाँ से लीव हो रहा है ये मास मतलब लिक्विड, ठीक है, थ्रू पॉइंट बी। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो
mass entering per unit time through EFGH equals to mass leaving per unit time through this PQRS, but the same thing. Okay, both the statements are given in a textbook, but हमें क्या है, हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जितना इजी हो सके उतना इजी करना है. सो अब आप टेक्स्ट बुक अगर रेफर करो तो इतनी सारी थियोरी दी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, और मतलब वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सॉफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में से समझ के लेना है. समझ में आया? जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा. अब इससे इजी लैंग्वेज कुछ नहीं हो सकती. ठीक है, सो ये हो गया. अब मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम. सो यहाँ का मास सपोज हम ले लेते हैं m1, यहाँ का हम ले लेते हैं m2. मीन्स आई कैन राइट m1 अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज टाइम कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू मास लीविंग. व्हाट इज दैट, m2 अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, अब ये डेल्टा टी कैंसिल ही होने वाले बिकॉज टाइम इंटरवल सेम था, 1 मिनट 1 मिनट, राइट. सो अब हमें क्या मिला, वी गॉट m1 इक्वल्स टू m2. इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1. ये चीज़ समझ में आ गई. अब बहुत ईजी है. अब देखो, अब मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे अपना खुद का दिमाग दौड़ाओ. देखो, मास जो है, डेंसिटी को हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो मास को हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. m इक्वल्स टू रो डेंसिटी है, डेंसिटी एज इट इज रखते हैं. अब आप ये जो है इतना सेक्शन, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके ड्रॉ करूँ तो देखो ये कुछ इस तरह से होगा. ये हो गया, ये कुछ इस तरह से है. मैंने क्या किया, ये जो सेक्शन है इसको ऐसा करके ड्रॉ किया, या फिर इसको भी ऐसा करके ड्रॉ किया. तो ये सिलेंडर टाइप दिख रहा है, और यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम है. अभी इट्स लुकिंग लाइक अ सिलेंडर, राइट. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, एरिया इनटू हाइट. एरिया इनटू हाइट. कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, सो m इक्वल्स टू एरिया. अब हाइट मतलब क्या है, हाइट मतलब क्या है, हाइट को मैं डिस्टेंस कह सकती हूँ. यहाँ पे लिखते हैं हाइट इज नथिंग बट डिस्टेंस. क्लियर है, बिकॉज हाइट इज नथिंग, हाइट इज मेजर्ड इन अ मीटर, सो इट्स अ डिस्टेंस. अब मैकेनिक्स का सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब यहाँ पे डिस्टेंस h है, सो h अपॉन टाइम. सो अब टाइम जो है यहाँ पे कितना है, डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी ले लिया. डिस्टेंस h है तो h ले लिया. अब देखो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बताओ, वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी. अब यहाँ पे v वेलोसिटी है, यहाँ पे v वॉल्यूम था. कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, मतलब मैं हाइट को कैसे लिख सकती हूँ, वेलोसिटी इंटू टाइम. सो आई राइट वेलोसिटी इंटू टाइम. फिर से रिपीट कर रही हूँ, वेलोसिटी के लिए स्मॉल v यूज करो, वॉल्यूम के लिए कैपिटल V यूज करो. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. ठीक है, ये थी वो हाइट, ये थी वो हाइट, ये इतनी. अब ये सिंपल एक्सप्रेशन है मास का, जो हमने मैनिपुलेट करके ऐसा लिखा. अब सेम चीज इसके लिए लगाएंगे, यही चीज इसके लिए लगाएंगे. जो जो चेंजेस होंगे वो देख लेते हैं. सो वन इम्प्लाइज m1. m का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ये है. अब m1 के लिए लिखो. अब बताओ, रो क्या है, डेंसिटी है फ्लूइड की. आपका जो फ्लूइड है वो इनकॉम्प्रेसिबल है. इनकॉम्प्रेसिबल है मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है. अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो दोनों केस के लिए डेंसिटी सेम होगी. सो रो1 रो2 ना लेते हुए हम क्या लेंगे, रो. मतलब हम पहले लिख लेते हैं कि m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ, रो. अब है a, यहाँ का एरिया क्या है हमारा, a1. दिस इज एरिया a1. ये हमने डिनोट नहीं किया तो ये ले लेते हैं एरिया a1, और यहाँ का एरिया ले लेते हैं a2. ठीक है, सो दिस इज a1. v जो है वो है वेलोसिटी. यहाँ की वेलोसिटी हमने डिनोट की v1, और डेल्टा टी तो सेम है दोनों के लिए बिकॉज टाइम सेम होता है. सो दिस इज डेल्टा टी. ठीक है, अब सिमिलरली m2 बताओ क्या होगा. इस पे से डेंसिटी तो कांस्टेंट है मतलब रो ही रहेगी. यहाँ का एरिया जो है, ये एरिया चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो ये नैरोर हो गया एंड. ठीक है, सो यहाँ का एरिया हमने लिया a2. यहाँ की स्पीड कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है फ्लूइड की, v2, और यहाँ का टाइम भी कितना है, डेल्टा टी. ठीक है, ये मिल गई हमें m1 और m2 की वैल्यूज. अब ये m1 और m2 की वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो हियर आई राइट हियर, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, बस वैल्यूज पुट कर दो. व्हाट इज दैट, रो a1 v1
डेल्टा टी इज इक्वल्स टू रो A2 V2 डेल्टा टी। अब जो कैंसिल हो रहा है देखो, रो विल गेट कैंसिल, डेल्टा टी विल गेट कैंसिल, सो एट द एंड यू विल गेट A1 V1 इक्वल्स टू, यहाँ पे V जो है वो आपका V वेलोसिटी है, सो स्मॉल से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू A2 V2 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन 2 is called as equation of continuity। कितने स्टेप्स में डिराइव किया? ओके, जस्ट 1 2 3 4, फिफ्थ स्टेप में आंसर आ गया हमारा। सो दिस इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डिराइव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से वही बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्सेप्ट के पीछे ही हम टाइम लगाते हैं सो दैट ये डिराइव करने में आपको कोई डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। सो देखो, अब और एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ मैंने बताई थी कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्या बताऊंगी कि यहाँ का एंड तो नैरोअर है, यहाँ का एंड ब्रॉडर है, फिर भी सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड कैसे बाहर पड़ रहा है, नैरोअर एंड में से तो कम पड़ना चाहिए बाहर। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि जहाँ पे एंड ब्रॉडर होता है वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, और जहाँ पे एंड नैरोअर होता है वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड फास्ट हो जाती है। अब अगर इसका प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी यूज टू वाटर द वाटरिंग ऑफ ट्रीज, मतलब झाड़ों को जब हम पानी देते हैं तो हमें एक खेल करने की आदत होती है, जो पाइप का एंड होता है ना उसे हम प्रेस करते हैं। जैसे ही हम पाइप का एंड प्रेस करते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस एंड का वो कम हो जाता है, और जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, पहले जो स्मूथली वाटर फ्लो हो रहा था अब उसे प्रेस करने की वजह से देखो एरिया कम हो गया, तो देखो वाटर जो है बहुत स्पीड से बाहर पड़ता है। मतलब क्या, जैसे ही आपका एंड या फिर आपका एरिया नैरोअर हो गया, स्पीड क्या हो गई, फ्लूइड की इंक्रीज हो गई। सो ये प्रैक्टिकली हम फील करते हैं, नहीं किया है तो करो, एक वाटर पाइप लो, टैप से कनेक्ट करो और उसका जो एंड है उसे प्रेस करो, एरिया कम हो गया, सो देखो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। इतनी स्पीड बढ़ती है कि वो एक्चुअली हमारे हाथ को फील होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो हो गया कि प्रैक्टिकली हाँ हमने देखा है, हाँ मैंने यहाँ पे बोल भी दिया, बट इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, तो यहाँ पे देखो ये है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, मीन्स आई कैन से इन जनरल A इंटू V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब A इंटू V अगर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ओके। ये तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसका मीनिंग बताओ क्या है। A मतलब एरिया, V मतलब वॉल्यूम नहीं, V मतलब वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि एरिया वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एरिया को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी उस क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें से वो एंटर हो रहा है या फिर लीव हो रहा है, उस एरिया को कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मिल गया आंसर। क्या आंसर, यहाँ पे एंड नैरोअर था, मैंने बताया था कि जैसे ही एंड नैरोअर होता है तो फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने की वजह से जितना अमाउंट एंटर हुआ उतना ही लीव भी हो गया, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, देखो ना, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जितना एरिया नैरोअर रहेगा फ्लूइड की स्पीड उतनी ही ज़्यादा रहेगी। या फिर उल्टा करते हैं, जितना एरिया ब्रॉडर रहेगा फ्लूइड की स्पीड उतनी ही कम रहेगी। एंड दिस इज द रीजन why the speed of the fluid slow down through the broader area of cross section, and why the speed of fluid gets faster or speed up through narrower area of cross section। ये है उसका mathematical proof। So this is about equation of continuity। कितना simple है। So you can refer the textbook for this। और हाँ, एक important चीज़ जो आपको बताना है, ये MCQs में या फिर CET में बहुत बार पूछा जाता है। इफ आई आस्क यू दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फिर 4 ऑप्शन है, सपोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ले लेते हैं। 4 ऑप्शन मैंने दिए, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ conservation of mass। Why?
क्योंकि जितना पानी आया उतना पानी गया, मतलब जितना फ्लूइड आया उतना फ्लूइड गया, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर हुआ उतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीव हो गया, राइट। मतलब फ्लूइड के इनसाइड कोई पानी सैचुरेट नहीं होता है, कोई लिक्विड सैचुरेट नहीं होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे खुद से क्रिएट हुआ नहीं या फिर जो है वो डिस्ट्रॉय भी हुआ नहीं। इसका मतलब क्या, जितना यहाँ से आया उतना यहाँ से बाहर पड़ गया। यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान में रखो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये था अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब लास्ट पॉइंट जो बचा है इस चैप्टर का वो बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस। तो बर्नौलीज थ्योरम में आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करना है, तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर लो। अगर स्टिल कोई एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे बर्नौलीज थ्योरम। अंटिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।